नमस्कार साथियों, एक बार फिर लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में जो हाल ही में जो सिलेबस आया है, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी का जो सिलेबस आया है उसमें जो कहानी सम्मिलित की गई है, पटाक्षेप नहीं होगा, हेतु भारद्वाज की जो कहानी हाल ही में पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है, उस कहानी को लेकर, उसकी समीक्षा को लेकर ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा के लिए। हिंदी के लिए सबसे पहले देखते हैं लेखक परिचय। 15/1/1937 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रामनेर में जन्मे भारद्वाज ने 1960 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से हिंदी साहित्य में एमए किया। हेतु भारद्वाज होतीलाल भारद्वाज, इनका मूल नाम होतीलाल भारद्वाज है और इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए किया। उन्होंने 1981 में राजस्थान विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वह प्राचार्य, यहाँ पर प्राचार्य सरकारी कॉलेज नीम का थाना, जो नीम का थाना जिला सीकर में है, वहाँ से ये रिटायरमेंट हुए और अपना समय स्वतंत्र लेखन में बिताते रहे। एक भारतीय हिंदी कथा लेखक है। भारद्वाज भाषा की समकालीन शैली में लिखते हैं और अब तक 20 से अधिक उपन्यास, लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। भारद्वाज को 1980 में और फिर 1993 में राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके कुछ कार्यों में तीन कमरों का मकान, प्रमुख साहब आ रहे हैं, छुपाने को छुपा, जाटा, बनती बिगड़ती लेखन, तीर्थ यात्रा आदि रचनाएं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, शामिल है। अब कहानी का देखते हैं। पटाक्षेप नहीं होगा। पटाक्षेप का होता है मतलब किसी वस्तु का अंत न होना, और इसी में भी ये कहानी भी इसी धरातल पर लिखी गई है। राजनीतिक कहानी है, राजनीति से संबंधित है और इसमें उस राजनीति का अंत नहीं होता जो पीढ़ी दर चलती रहती है, और एक के बाद उसका पुत्र राजनीति में आ जाता है, पुत्र के बाद में उसका पुत्र राजनीति में आ जाता है। इस तरह की एक कहानी है, पटाक्षेप नहीं होगा। बहुत ही चर्चित कहानी है। यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक तो इसके शीर्षक को लेकर ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी देश की आज़ादी से शुरू होती है। ध्यान रखना, जब देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तब से शुरू होती है, जिसमें देश के साथ ही रामनेर गांव की आज़ादी के बाद से कथाकार पूरे माहौल की रचना करता है। रामनेर गांव के इर्द गिर्द बुनी हुई कहानी है। गांव का ठाकुर पहले की तरह ही मुखिया बना रहता है। ठाकुर जो सर्वे सर्वा होता है गांव का, वह अभी भी सर्वे सर्वा है। और इसके आगे, इस मुखिया के ब्राह्मण पूज्य सहयोगी है। ब्राह्मण जो है वह ठाकुर के सहयोगी है। इसके अलावा शेष निर्धन वंचित जातियों के लोग इनके शोषण के लिए अभिशप्त से लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कहानी में कोई पात्र नहीं है। महत्वपूर्ण है, पात्रों की संख्या इस कहानी में कोई भी, किसी भी पात्र की संख्या इसमें नहीं है। इसके साथ ही गांव में रहने वाले कुछ किरदार हैं जो रामनेर की तरह किसी भी गांव के हो सकते हैं। इस गांव में समतावादी समाज के नाम पर लोकतंत्र का जो नाटक पहले चुनाव से चला आ रहा है, वह आज भी आ रहा है। कहने का औचित्य यहाँ पर यह है कि जो आज़ादी से पहले जो सामंतवादी समाज था, समतावादी समाज था, वह अभी भी चला आ रहा है। आज़ादी के बाद जो कुछ बदलाव इस गांव में हुए, उनमें स्कूल और डाकखाना खुलने के अलावा 10 गुना लगान जमा करवाकर किसानों को स्वयं जमीन मालिक बन जाना था। ध्यान रखना, यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद में गांव में क्या बदलाव हुए। ठाकुर की जमींदारी से कुछ को तो मुक्ति मिली और कुछ अभी भी ठाकुर ब्राह्मणों के रहमो क्रम पर ही थे। इस तरह बदलाव के साथ गांव में लोकतंत्र को भी आना ही था। पहली बार ग्राम पंचायत के चुनाव आए, गांव वाले समझे ही नहीं कि क्या करना है। इस पर मुखिया ने गांव में सभा बुलाकर सबसे राय पूछी कि किसे प्रधान बनाया जाए। उसके पंडित मित्र ने उसे ही प्रधान बने रहने की बात कही। बदले में उसने बुढ़ापे का बहाना बनाया और पंडित के कहने पर ठाकुर के बेटे
पंडित के कहने पर ठाकुर के बेटे, ध्यान रखना यहाँ पर वही पीढ़ी दर पीढ़ी वही जो अभिशप्त है वह चला आ रहा है। बेटे राम सिंह को सर्वसम्मति से प्रधान चुन लिया गया और बाकी चुनाव भी सर्वसम्मति से हो गए। मुखिया ने बाद में गांव वालों को बताया कि निर्विरोध चुनाव के कारण गांव का नाम पंडित नेहरू तक गया है, कि गांव का जो नाम है वह पंडित नेहरू, जिस समय वह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, गांव का नाम वहां तक गया है। गांव वाले बहुत खुश हुए। रामनेर गांव में आबादी के लिहाज से ठाकुर ब्राह्मण तो बराबर थे, कुछ और दलित जातियों के भी घर थे, लेकिन चमारों की संख्या इन सबसे बहुत ज़्यादा थी। चमारों की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी उन पर ठाकुर ब्राह्मण शासन कर रहे थे। इस बात को चमार नहीं जानते थे क्योंकि उनकी हैसियत ही ऐसी नहीं थी। हालांकि इनमें से कुछ के पास जमीन भी थी और पैसे भी। गांव के स्कूल में राम सिंह ने कच्ची पक्की इमारत बनवा दी और अपने गुर्गे को नियुक्ति दिलवा दी। वहीं डाक खाने का भी काम देखने लगा, अर्थात जो पहले जो काम करने वाले नियुक्त किए जाते थे सरकारी कार्यालयों में, तो वो भी जो वहाँ पर राजनीतिक व्यक्ति है उसी के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। तो ठाकुर के द्वारा, राम सिंह के द्वारा वह कार्य कर दिए गए। इस उदंड गुर्गे ने पढ़ाने के बजाय बच्चों को पीटा ज़्यादा। बच्चे शिक्षा के मामले फिसड्ड ही रहे। गांव में बदलाव की पहली बयार दो ब्राह्मण भाइयों महेंद्र और बलवीर के दिल्ली जाकर काम करने की खबर से आई। पहली बार विरोध किया जाता है ब्राह्मण भाई महेंद्र और बलवीर, जो कि दिल्ली जाकर वास्तव में देखते हैं कि वास्तव में जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं, ठाकुर जो है वह किस तरह से राजनीति के माध्यम से किस तरह से चमारों पर शोषण करता है। इनका पिता स्वाभिमानी था। उन दो ब्राह्मण भाइयों का पिता स्वाभिमानी था, मुखिया से दबता नहीं था। नाराज मुखिया ने उसे जमीन से बेदखल कर जबरन अपना कब्जा जमा लिया। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी और आखिरकार एक दिन गांव के पास नहर किनारे उसकी लाश मिली। उसके अनाथ बच्चों को मामा दिल्ली ले गया, कुछ पढ़ाया और सरकारी ऑफिस में चपरासी लगवा दिया। दोनों कभी कभार गांव आकर घर की मरम्मत करवा जाते। ध्यान रखना, महेंद्र और बलवीर नाम याद रखना। इनके मन में भी मुखिया के विरुद्ध गहरा आक्रोश था, क्योंकि मुखिया ने पहले भी आक्रोश था और फिर इसके पिता को भी मरवा दिया गया। दोनों भाई महेंद्र और बलवीर जान गए थे कि निर्विरोध चुनाव मुखिया की रणनीति का हिस्सा थे। दिल्ली में रहने के कारण वे जानते थे कि अगर चमारों को संगठित कर दिया जाए तो मुखिया के आतंक से गांव को मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने दिल्ली में ही तय कर लिया था कि अगले चुनाव में वे थोड़े बहुत पढ़े लिखे, समझदार और आर्थिक रूप से किंचित समर्थ फगना को चुनाव लड़वाएंगे। किसको? फगना को। ध्यान रखना, फगना। चुनाव घोषित होते ही गांव आ गए। फगना से चर्चा की। फगना को उनकी बात में दम लगा और फिर सारे चमार एक हो गए। मुखिया और सवर्णों को जब पता चला तो उन्हें बलवीर महेंद्र पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश हुई, लोभ लालच भी दिया और डराया धमकाया भी, लेकिन वे अड़े रहे। मुखिया ने चमारों को बुलाकर समझाया तो जो ठाकुर की दया पर निर्भर थे वे पसर गए। जाति के मामले में क्या करते? ठाकुर ने कहा कि चुपचाप साथ देना, नहीं तो देख लेना। जो कुछ लोग उनके साथ थे, उनकी ओर थे, उनको इस तरह चमारों में अदृश्य फूट पड़ गई। चुनाव का नतीजा नहीं वही निकला जिसकी आशंका थी। चमारों की फूट से राम सिंह ने फगना को भारी मतों से पराजित किया। चमारों में फूट पड़ने के कारण राम सिंह ने फगना को भारी मतों से पराजित किया। बलवीर और महेंद्र को मुखिया ने बुलाकर खूब लानत मलामत की। दोनों ने कहा कि ये आखिरी चुनाव थोड़े ही हैं। मुखिया ने कहा, तुम्हारे ये तो आखिरी ही समझो। दोनों भाई पराजय से टूटे फगना के पास गए और हिम्मत बधाई। दोनों ने कहा कि अपने लोगों को संगठित करने में लगे रहो, अगले चुनाव में सबको दिखा देंगे। उसी रात कुछ लोगों ने महेंद्र बलवीर को बुरी तरह पीट डाला। सुबह फगना और कुछ लोग दोनों को मरम पट्टी के लिए कस्बे ले आए। थाने गए तो पुलिस ने डांट कर भगा दिया। दोनों भाई वहीं से दिल्ली चले गए। गांव में जातिवादी माहौल घना हो गया। बहुत महत्वपूर्ण है, तत्कालीन परिस्थिति को आधार बनाकर लिखी गई बहुत ही मार्मिक कहानी है। विधान के अनुसार पंचायत के चुनाव 3 साल में एक बार होने थे। ध्यान रखना, 3 साल में एक बार पंचायत के चुनाव होने थे, लेकिन सूखा और बाढ़ जैसे बहानों से चुनाव टलते रहे। 7 साल तक राम सिंह ही प्रधानी करता रहा। ध्यान रखना, ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। गांव में जातिवादी वैमनस्य से बढ़ने लगा, लेकिन फगना के कारण चमारों में आई
चेतना से वे ठाकुर ब्राह्मण गठजोड़ का डटकर मुकाबला करने लगे। राम सिंह इस बीच पंचायत के पैसों से खुद का विकास और तेजी से करता रहा। मुखिया की मौत के बाद वह और निरंकुश हो गया। फिर चुनावों की घोषणा हुई तो चमार बहुत खुश हुए। फगना महेंद्र बलवीर के पास दिल्ली गया। इस बार वे आने के लिए राजी न थे, लेकिन फगना के कहने पर चुनाव से एक सप्ताह पहले गांव आने के लिए मान गए। दोनों गांव आए तो देखा चमारों में जबरदस्त जोश था, लेकिन राम सिंह भी कम नहीं था। उसने शुरू से इनके राह में कांटे बिछाना प्रारंभ कर दिया। पहले तो इन्हें वोटर लिस्ट नहीं मिली। जब मिली तो देखा उसमें दोनों भाइयों के साथ चमारों के उन लोगों के भी नाम नहीं है जो बाहर रहते हैं, जबकि ब्राह्मण ठाकुरों में सबके नाम थे। इसके बावजूद चमारों के वोट अब भी बाकी सबसे ज्यादा थे, यानी जीत का गणित चमारों के पक्ष में था और वे आश्वस्त थे। चुनाव से पहले पोलिंग पार्टी आई, जिसका चुनाव अधिकारी संयोग से ठाकुर ही था, जो राम सिंह का पक्ष देने वाला था। राम सिंह ने उसे रात पर को दावत पर बुलाया, दारू पिलाई जो जाति के नाम पर और रिश्वत में मिले रुपयों के कारण अधिकारी ने राम सिंह को हर हाल में जीतने की रणनीति बताई। सुबह पोलिंग के वक्त जब शुरू में मतदाता नहीं पहुंचे तो अधिकारी दोनों को एजेंटों को चाय पिलाने ले गया। 1 घंटे बाद वे लोग लौटे तो वोटर आने लगे थे। चमारों की औरतें आई तो पता चला उनके वोट तो पहले ही दिए जा चुके हैं। खूब हंगामा हुआ। साफ था राम सिंह ने 1 घंटे में उतने वोट डलवा दिए जिससे वो जीत सके, और हुआ भी यही। वो करीब 100 वोटों से जीत गया। फगना के लोगों की सलाह पर अदालत में चुनाव के खिलाफ रिट लगाई और अगले चुनाव तक मुकदमा चलता रहा। राम सिंह के धांधली से प्रधान बन जाने से गांव में सवर्ण दलित संघर्ष और गहरा गया। ध्यान रखना, सवर्ण दलित संघर्ष पर आधारित कहानी है। फगना ने केंद्र तक के दलित नेताओं तक पहुंच बना ली तो राम सिंह ने स्वर्ण नेताओं से दोनों अपने नेताओं को गांव में लाकर सभाएं कराने लगे। गांव में अलग अलग किस्म की जातीय राजनीति का उभार हुआ। दोनों तरफ गुंडों की तादाद बढ़ गई और आए दिन संघर्ष होने लगा। राम सिंह पंचायत के पैसों से कागजों में गांव का विकास करता रहा और खुद भी माल हड़पता रहा। फिर चुनाव आए तो राम सिंह को लगा चुनाव जीतना आसान नहीं है, तो उसने नई रणनीतियों पर सोचना शुरू किया। ब्राह्मण ठाकुरों की मीटिंग बुलाकर पूछा कि क्या करना है। खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि इस बार सब मिलकर तय करें। उसने अपने विश्वस्त चमार लच्छी राम का नाम चला दिया। चमार पहले तो खुश हुए, फिर निराश की। इससे तो राम सिंह की ही सत्ता चलती रहेगी। उनमें 2 गुट बन गए। राम सिंह के सिखाने से लच्छी राम का जोश दोगुना हो गया और वह अपने जाति भाइयों के कहने पर मैदान से नहीं हटा। पर्चा दाखिल करने वाले दिन राम सिंह ने चुपके से अपने बेटे नाहर सिंह का भी फॉर्म भरवा दिया। अर्थात राम सिंह ने अपने बेटे का फॉर्म भरवा दिया जिसका नाम था नाहर सिंह। ध्यान रखना, लच्छी राम और नाहर सिंह, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। आखिर में नाम वापस लेने के बाद 3 उम्मीदवार रह गए, नाहर सिंह, लच्छी राम और ईतवारी चमार, यानी 2 दलित और 1 सवर्ण। चुनाव का नतीजा तय था क्योंकि राम सिंह ने खेल ही ऐसा खेला था। चमारों के वोट बट गए और नाहर सिंह अपने दादा और पिता की परंपरा आगे बढ़ाता हुआ प्रधान बन गया। आज़ादी से पहले उसका दादा गांव का मुखिया था और अब तीसरी पीढ़ी में वह था। यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ ना, जब तक इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होगा समाज नहीं बदलेगा। अर्थात इस तरह की राजनीति का अंत नहीं होगा तो समाज ऐसा ही रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वही घटना बढ़ती रहेगी। कहानी अंश इसमें पहले ही बताया गया कि एक गांव की कहानी है और रामनेर गांव है और इसमें कोई पात्र नहीं है, पर जो लोग इस कहानी में विद्यमान है उन्हें इसी गांव का कैसे कहूँ, वैसे वे लोग इस गांव के हिस्से भर हैं। रामनेर गांव की यह कहानी एक अनवरत चलने वाला नाटक है। यह नाटक नहीं है, कहानी है। इस नाटक की शुरुआत भारत को आज़ादी मिलने के बाद शुरू हुई थी और नाटक बराबर चल रहा है बिना किसी पटाक्षेप के। पर्दा न गिरना, पटाक्षेप अर्थात अंत न होना। पर यह भी तो अंतिम चुनाव नहीं था और रामनेर में समतावादी समाज की स्थापना का सिलसिला जारी था। सिलसिला तो जारी रहना चाहिए। आज़ादी से पहले केसरी सिंह रामनेर का मुखिया था, अर्थात राम सिंह का पिता। आज़ादी के बाद उसका पुत्र राम सिंह 3 बार रामनेर गांव का प्रधान चुना गया। फिर राम सिंह के पुत्र नाहर सिंह ने प्रधान पद का चुनाव जीता। पर यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ न इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होगा, पर्दा नहीं गिरेगा, तभी तो यह समाज बदलेगा। ऐसी एक कहानी है, बहुत चर्चित कहानी है। बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।